हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे गेट इन ईएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज, राइट। एंड अभी तक आपका 2 चैप्टर आ चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड एंड न्यू चैप्टर, दैट इज आवर मेटल फॉर्मिंग। यानी अब से आपको मेटल फॉर्मिंग के जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सभी को हम लोग डील करेंगे। तो चलिए आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सारे जितने भी लेक्चर है ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अदर जितने भी सब्जेक्ट है मैकेनिकल के, वो सभी को आप वहाँ से जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं सारा सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ये जो सीरीज चलाया जा रहा है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाया जा रहा है। तो आप जाके जरूर प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेटल फॉर्मिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके गेट 1987 में पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोल रखा है द वायर ड्राइंग ऑपरेशन द वर्क मटेरियल एसेंशियल वी। अब देखो यहाँ पे सिंपल बोला गया कि वायर ड्राइंग ऑपरेशन में जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी। क्या उसमें डक्टिलिटी यानी डक्टाइल प्रॉपर्टी होना चाहिए, या फिर टफ होना चाहिए, या हार्ड होना चाहिए, या फिर मेलिएबल होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर वायर ड्राइंग क्या होता है एंड इसमें होने का प्रोसेस के लिए मुझे मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी है। तो अगर पता चल जाएगा कि क्या होता तो ऑब्वियसली यू नो दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वायर ड्राइंग के ऊपर। देखो ये आपको दिख रहा होगा वायर ड्राइंग, यहाँ से देखो ध्यान से। ये आप एक तरह से मेरा बार है, कोई भी मान लो कोई मेटल का बार है जो कि अनड्रो है। अनड्रो मस अभी तक इसको ड्रॉ नहीं किया गया, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया गया पुल करके। एंड ये आपका डाई लिया जाता है, एक इधर से देखो ऊपर नीचे डाई सेट किया जाता है और यहाँ से हाई प्रेशर अप्लाई करके यहाँ से हम लोग पुलिंग करते हैं, खींचते हैं। क्या किया जाता है? पुल किया जाता है। पुल के हम लोग जैसे खींचते हैं तो क्या हो जाता है, ये अनड्रो से ड्रॉ हो जाता है और इसमें मेरा जो भी थिकनेस रहता है वो थिकनेस मेरा कम हो जाता है। यहाँ मान लेते हैं ये मेरा पहले था T1 और बाद में हो गया T2, और यहाँ पे जो T1 है ये मेरा ज़्यादा है T2 से, यानी कि T1 का थिकनेस जो है वो मेरा ज़्यादा थिकनेस है, यहाँ पे कम थिकनेस। आपको देखने में ही लग रहा है कि थिकनेस में घट गया। यानी कि सिंपल आप बोल सकते हैं कि वायर ड्रॉइंग इज ए मेटल वर्किंग प्रोसेस यूज्ड टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर बाय पुलिंग द वायर थ्रू अ सिंगल और सीरीज ऑफ ड्रॉइंग डाया। यहाँ पे जो हम लोग डाई यूज कर सकते हैं ये मेरा सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, और हम लोग कर सकते हैं सीरीज भी डाया, ठीक है। हम लोग सीरीज ऑफ ड्राइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो ड्राइंग डाया भी यूज़ किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है यहाँ पे कि सर इसमें जो हम लोग इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं। तो चूंकि हम लोग पुल कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हम लोग पुलिंग कर रहे हैं। पुल मतलब टेंसाइल फोर्स, तो हम लोग यहाँ पे टेंसाइल नेचर का यहाँ पे यूज करेंगे फोर्स का, टेंसाइल फोर्स का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि पुल करके हम लोग क्या करते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसमें हम लोग रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन को। हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है उस क्रॉस सेक्शन को हम लोग घटाते हैं बाई पुलिंग अ वायर थ्रू अ सिंगल और सीरीज ऑफ डाया। समझ आया कि नहीं? अब बात आता सीख है, समझ गए सर। एक हम लोग लिए थिकनेस, ज़्यादा थिकनेस का लिए वायर को, उसको हम लोग डाया के अंदर से पार कराएं, पुल के खींचे, ठीक है। हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है। ऐसा मत समझिए कि आप पुल कर दिए, मशीन के द्वारा किया जाता है। तो इससे मेरा थिकनेस घट गया, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो, इसीलिए नाम भी पड़ा है वायर ड्राइंग, ठीक है। यही तो नाम है ना, यानी कि ड्राइंग वायर जैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। अब बात आता है कि सर इसका कुछ मुझे खास प्रॉपर्टी बता दी जो जिस लिए ये फेमस है। पहला बात देख लो, कुछ खास प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग वायर ड्राइंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देख रहे हो ज़्यादा मशीनिंग का जरूरत नहीं पड़ रहा है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है मेरा, ये काफ़ी मेरा इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है मेरा? काफ़ी मेरा इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पे सेकंड चीज़ों का, तो भाई इससे मुझे जो सरफेस फिनिश मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, यानी कि काफ़ी अच्छा गुड मेरा फिनिश मिलता है। सरफेस फिनिश, काफ़ी मुझे अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है, राइट। समझ आए? और हम लोग मास प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, मतलब एक बार में बहुत सारे हम लोग वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? विद द हेल्प ऑफ पुलिंग द वायर थ्रू अ सिंगल और मल्टीपल डाया प्रोडक्शन। समझ आया? नाउ अब आता था मटेरियल का कि सर हम लोग जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो मेरा मटेरियल कैसा होगा, क्या मेरा डक्टाइल होगा, टफ होगा, हार्ड होगा, कैसा होगा। तो मुझे चाहिए डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल क्यों? ऑब्वियसली बात है, आपको डक्टाइल नेचर क्या होता है मैं आपको बताया था कि डक्टाइल जो प्रॉपर्टी रहेगा उसमें हम लोग सबसे पहले तो अप्लाई करते हैं टेंसाइल फोर्स, और जब हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाए, इसका लेंथ में इंक्रीमेंट मुझे देखने को मिलता है। अब देखो ये मेरा ओरिजिनल डाया इतना था, तो यहाँ मुझे इतना इंक्रीमेंट मुझे देखने को मिला और इधर मुझे इतना बढ़ा। तो इन टेंसाइल फोर्स लगा के उसके लेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। पहले अगर एल था तो अब जो लेंथ बढ़ गया वो एल प्लस ए आप बोल सकते हो, यहाँ से पूरा का पूरा एल प्लस ए हो गया। इतना लेंथ मुझे इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि टेंसाइल फोर्स लगा के हम लोग खींचे तो डक्टाइल नेचर में क्या था, आपको डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या हो जाए, जिसमें हम लोग कोई भी फोर्स लगा के उसको हम लोग लेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन टेंसाइल फोर्स में लगाएंगे तो मेरा बढ़ता ही है लेंथ है। समझ आया? तो आप क्या समझे यहाँ से कि सर इस बेसिस में हम इसका आंसर बोल सकते हैं कि डक्टाइल होगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल से इसका डक्टाइल होगा कि डक्टाइल नेचर होगा तभी जाके उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता। तो आपको पता है, हमको मैंने जब पढ़ाया था आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसमें डक्टिलिटी मैंने आपको बताया था कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के ही चलते हम लोग किसी भी जो मटेरियल है उसे हम लोग वायर को कन्वर्ट करते हैं। समझ आया? अब देखो बाकी बात करते हैं, जैसे टफ का अगर बात करेंगे, टफ क्या होता है? टफ पता है ये सडन लोड को झेल नहीं पाता। अगर हम लोग यहाँ पे सडन लोड को अप्लाई करेंगे तो ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाएगा, तुरंत से टूट जाएगा। जैसे आप ले सकते हो ब्रिक या ग्लास, ठीक है, वो काफ़ी टफ होता है। नाउ अगर हम लोग बात करेंगे हार्ड का, हार्ड होता है सरफेस प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है मेरा? सरफेस प्रॉपर्टी, इसका सरफेस काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। एंड अगर देखो टफनेस जो होता है, एक तरह से टफनेस अगर बात करेंगे तो वो मेरा फ्रैक्चर होने से पहले तक काफ़ी ज़्यादा वो मटेरियल को झेल सकता है। यानी कि फ्रैक्चर होने से पहले तक एनर्जी को स्टोर कर रखता है, वो मेरा कहलाता है टफनेस, ठीक है। लेकिन वो मेरा हाई इलास्टिसिटी मतलब हाई डक्टिलिटी नेचर का नहीं होता कभी कभी, ठीक। मेलियाबल का बात करें, मेलियाबल में हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं और कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करके इसको हम लोग सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सीट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं दोनों तरफ से। समझ आया? मतलब दोनों तरफ से हैमर पीटेंगे और हैमर पीट के इसको सीट के फॉर्म में बना देते, चादर बना देते हैं, तो वो मेरा कहलाता है कम मेलियाबल। तो मेलियाबल आप समझ गए, कंप्रेसिव फोर्स। डक्टाइल में लगाते हैं टेंसाइल फोर्स, तो इसका करेक्ट आंसर में हो जाएगा डक्टाइल। अच्छा और एक चीज़ क्या मैं बताना चाह रहा था, 1 मिनट मुझे सबको इरेज करने दीजिए। जो आपका वायर ड्राइंग है, यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ वायर ड्राइंग। जो वायर ड्राइंग होता है आपका, वायर ड्राइंग ऑपरेशन, ये 3 तरह का मेनली होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका होता है हाइड्रोस्टेटिक्स। क्या हो जाता है आपका? हाइड्रोस्टेटिक्स वायर ड्राइंग, ठीक है, वायर ड्राइंग। एंड इसके बाद जो सेकंड वाला होता है, सेकंड आपका हो जाता है बंडल वायर ड्राइंग। एंड जो आपका थर्ड होता है ना, थर्ड मेरा कहता है टेंडम वायर ड्राइंग। अब बात आता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 लाइन का आप जान लीजिए। अगर आप लोग याद रखना कि ये जो आपका हाइड्रोस्टेटिक वायर ड्राइंग है ना, ये हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ब्रिटल मटेरियल। किसके लिए यूज़ किया जाता है? ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। या तो ब्रिटल मटेरियल या फिर कोई कंपोजिट जो मटेरियल होता है ना, कंपोजिट मटेरियल, ठीक है, सेरामिक वगैरह से बनाते हैं, या फिर हाई रिफ्रेक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, वो सभी से मिलकर जो मेरा बनता है, कंपोजिट करके हम लोग बनाते हैं मटेरियल, उसको अगर मुझे वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर ब्रिटल मटेरियल को अगर मुझे करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं किसका? हाइड्रोस्टेटिक वायर ड्राइंग का। लेकिन अगर बात करेंगे टेंडम वायर ड्राइंग का, तो टेंडम वायर ड्राइंग जो किया जाता है, ये हम लोग पहली बात तो इसमें सेवरल डाया का यूज़ करते हैं, ठीक है, 2-3 डाया नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाया का भी यूज़ किया जा सकता है। और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है काफ़ी जो मेरा डक्टाइल नेचर होता है, ठीक है, काफ़ी डक्टाइल। जैसे आप बोल सकते हो कॉपर, जो कॉपर वायर है उसको, अगर कॉपर वायर का मुझे वायर ड्राइंग करना है तो हम यूज़ करते हैं टेंडम वायर ड्राइंग का। समझ आया कि नहीं? याद रखना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेरा था। एंड इससे अगर बात करेंगे बेंडल से, तो यहाँ याद रखना कि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ही फाइन वायर मुझे देता है, वेरी फाइन वायर अगर मुझे बनाना है तो यूज़ करते हैं किसका? बंडल वायर ड्राइंग का। इसके लेकिन हाँ, इसमें मेरा कॉस्ट जो होता है काफ़ी ज़्यादा मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग पॉलीगन तरह का, राउंड तरह का भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बंडल वायर ड्राइंग। तो कुछ याद है, बस ये सब चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका फंस सकता है ये सबसे और पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला गया फोर्जिंग के बारे में। देखो अभी हम लोग पढ़े वायर ड्राइंग के बारे में, अब पढ़ेंगे फोर्जिंग के बारे में। याद रखना, जब मैंने आपको बताया था वायर ड्राइंग, तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ करते थे? टेंसाइल फोर्स करके हम लोग क्या करते? पुल करते थे, राइट। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करूँगा फोर्जिंग ड्राइंग का, तो यहाँ हम लोग जो मेन जो वर्किंग प्रोसेस मेरा होता है वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंप्रेसिव फोर्स का, राइट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया कि इन फोर्जिंग ऑपरेशन द स्टिकिंग फ्रिक्शन कंडीशन अकर नियर। क्या वो सेंटर में मुझे स्टिकिंग फ्रिक्शन देखने को मिलता है या फिर एंड्स में? पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि फोर्जिंग ऑपरेशन होता क्या है, तब जाकर क्वेश्चन को लगाएंगे तो ज़्यादा ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या है आखिर ये प्रोसेस। देखो
ये जो आप फिगर देख रहे हो दिस इज योर फोर्जिंग ऑपरेशन, फोर्जिंग ऑपरेशन। एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि फोर्जिंग ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं कंप्रेसिव फोर्स। देखो यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, कंप्रेसिव इन नेचर है, और नीचे से भी हम लोग लगाएंगे कंप्रेसिव इन नेचर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो डाया यूज करते हैं। एक मेरा होता है अपर डाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर डाया है, एक लोअर डाया है। बीच में हम लोग बेलेट को रखते हैं, मेटल को रखते हैं, और उसके बाद दोनों को हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगा के इसके शेप को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो इट मीन्स यू कैन डिफाइन दैट फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ अ मेटल थ्रू हैमरिंग, प्रेसिंग और रोलिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, शेप में ढालते हैं, अलग अलग शेप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। शेपिंग ऑफ अ मेटल थ्रो कौन कौन सा अप्लाई कर सकते, थ्रो हैमरिंग, हम लोग हैमरिंग के थ्रू, ठीक है, हथौड़ा के थ्रू मार के उसको हम लोग शेप कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, कंप्रेसिव फोर्स हथौड़ा अगर मारेंगे तो फिर भी होगा, तो हैमरिंग कराएगा। प्रेस कर सकते हैं, रोलिंग वगैरह के बीच में अगर पास करेंगे तो उससे मेरा पास कर सकता है, तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोलिंग भी, और इसको रोलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रोलिंग करके, प्रेसिंग करके, हैमरिंग करके हम लोग अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं मेटल को। दिस ऑपरेशन और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोर्जिंग ऑपरेशन और फोर्जिंग प्रोसेस। अब तीसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि इस प्रोसेस के लिए जो मुझे फोर्स अप्लाई करता है दैट इज आवर कंप्रेसिव फोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ हम लोग कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स का। देखो वही वाले की पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है, जिससे आपको मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, उसी पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना है। अनरिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को अगर दिमाग में रखिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और बाद में एग्जाम में याद नहीं रहेगा। तो आप वही पॉइंट को ध्यान रखिए जहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। पहला फोर्जिंग ऑपरेशन में, भाई फोर्जिंग ऑपरेशन है, हम लोग हैमरिंग करके, प्रेसिंग करके, रोलिंग करके शेप में अलग अलग शेप में ढाल सकते हैं। कंप्रेसिव फोर्स इसमें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये जो होता है दो तरह का होता है, नॉर्मली कहा जाता है दो तरह का। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे एक होता है आपका कोल्ड और एक होता है आपका हॉट। तो कोल्ड एंड हॉट फोर्जिंग ऑपरेशन होता है। भाई कोल्ड एंड हॉट में क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूंगा कोल्ड फोर्जिंग का, तो आपको पता है जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है उसके अबव हम लोग करते हैं, ठीक है, सॉरी बिलो, कोल्ड है ना तो बिलो होगा, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे हम लोग करते हैं फोर्जिंग, अप्लाई करते हैं। और हॉट वर्किंग में क्या होगा, अबव हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर में इसको हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, हैमरिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं उसको शेप में ढालने का। अब बोलेंगे सर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था वैसे टेम्परेचर जहाँ पे मेरा मटेरियल का मतलब जो रिफॉर्म होना स्टार्ट होता है, यानी कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट करता है। कहने का मतलब मान लो मेटल में इस तरह का मेटल का अरेंजमेंट है, ठीक है, मेटल का अरेंजमेंट इस तरह का कुछ है, या फिर मैं इस तरह नहीं बनाता हूँ, एक मिनट, मेटल का अरेंजमेंट मान लो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है, राइट, इस तरह का है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे ना कि यहाँ पे दोनों तरफ से लोड हम लोग लगाएं, ठीक है, और इसको मोड़ने का ट्राई किए, तो मोड़ के मान लो मुड़ के ऐसा हो गया, तो यहाँ पे बस फिजिकल प्रोसेस अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसी तरह का अगर रहेगा, इस तरह का ही रहेगा, जिसका एटम का जो अरेंजमेंट है वो मेरा सेम इसी तरह का रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग एक टेम्परेचर में ले जाते हैं जो कहलाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, हर एक मटेरियल का अलग अलग पॉइंट होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का, अगर उस टेम्परेचर के बिलो हम लोग करते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड फोर्जिंग, और ऊपर में करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉट फोर्जिंग। हॉट फोर्जिंग में क्या हो जाता है, मान लो इसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरह का अगर रहेगा मान लो मुड़ जाएगा, और हॉट फोर्जिंग करेंगे तो मटेरियल का स्ट्रक्चर कुछ मान लो जिगजग जैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ कट जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है, मतलब जैसा था वैसा अब नहीं रहेगा, अब उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मेरा मटेरियल इस तरह करके जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ऑब्वियसली बात है, अगर मेटल में जो भी उसका मेटल के अंदर जो भी एटम था उसका अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, और प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा तो उसका यूज हम लोग अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए हम लोग हॉट फोर्जिंग और कोल्ड फोर्जिंग कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए जैसा मुझे डिजायर चाहिए होता है वैसे हम लोग करते हैं, राइट। तो ध्यान रखना आपको ये सभी बातों का। ना यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था ना आपसे कि इसमें जो मेरा स्टिकिंग फ्रिक्शन होता है वो कहाँ पे होता है। देखो ये पॉइंट को ध्यान से देखो, इस फिगर में क्या देखिए कि यहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जी आपका यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, मैं आपको रेड से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे मान लो इस तरह का मेरा है और यहाँ पे मेरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे जो होता है फ्रिक्शन होता है, जनरेट होता है, और फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के साथ साथ मेरा एक स्लाइडिंग भी होता है। तो स्लाइडिंग मान लो कि मेरा यहाँ से मेरा प्रेशर को अप्लाई किया जा रहा है, अगर मेरा प्रेशर यहाँ अप्लाई कर रहा है तो यहाँ मुझे फ्रिक्शन अप्लाई होगा, तो फ्रिक्शन मान लो कि इस जगह में होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन मेरा क्या हो जाता था, आपको पता है कि यहाँ पे शेयर भी तो होता है,
यहाँ पे शेयर फोर्स भी अप्लाई होगा, शेयरिंग फोर्स भी अप्लाई होगा और फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा। तो इसके चक्कर में दोनों तरफ से हम लोग अगर शेयर फोर्स लगाते हैं तो शेयर फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, तो बीच में मेरा होता है कहीं पे, इस बीच पे जो सेंटर के बीच में होता है, दोनों तरफ से जब बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मुझे जनरेट देखने को मिलता है स्टिकिंग फ्रिक्शन मुझे देखने को मिलता है। कहाँ पे? उसके सेंटर में। सेंटर में सबसे ज़्यादा जो होता है मेरा प्रेशर अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर आता है, यहाँ से रिलीज होता है, सेंटर में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर देखने को मिलता है। और जहाँ पे मुझे हाई प्रेशर देखने को मिलेगा वहीं पे मेरा ज़्यादा स्टिक करेगा। तो स्टिक फ्रिक्शन जो देखने को मिलता है वो मुझे कहाँ देखने को मिलता है? सेंटर में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात करेगा आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर बोलेगा तो यहाँ पे एंड हो जाता करेक्ट आंसर, लेकिन स्टिकिंग फ्रिक्शन का बात किया गया तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा सेंटर। इसका करेक्ट आंसर सेंटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं थर्ड की ओर। थर्ड काफ़ी इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बोला ये गया कि ट्रू स्लाइडिंग स्ट्रेन फॉर अ लो कार्बन स्टील बार विच डबल इट्स लेंथ फॉर फोर्जिंग। देखो यहाँ पे बोला गया कि ट्रू स्ट्रेन आपको निकालना, ट्रू स्ट्रेन। अब भाई सबसे पहले तो स्ट्रेन क्या होता है वो जान लेते हैं। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही होता है। ठीक है, जिस स्ट्रेन में बात करेंगे, ये पहले मेरा एक लेंथ था, यहाँ पे आप लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई किए और टेंसाइल फोर्स जब हम लोग अप्लाई किए तो इसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया। अब ये लेंथ मान लो L+A हो गया इसका लेंथ, तो हम लोग यहाँ पे चेंज इन लेंथ क्या लेंगे? चेंज इन लेंथ लेंगे मेरा L+A। ओरिजिनल लेंथ क्या था मेरा? ओरिजिनल लेंथ था L। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है उसको हम लोग इससे दिखा सकते हैं कि भाई L+A डिवाइड बाई L, राइट, ये चीज़। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो यहाँ बोला कि लो कार्बन स्टील बार विच डबल इट्स लेंथ, मतलब पहले उसका लेंथ L था, बाद में चेंज होकर कितना हो गया? 2L हो गया। तो ये चेंज इन लेंथ है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज योर चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ LENGTH। तो चेंज इन लेंथ मेरा क्या है? 2L है। ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या था? ये मेरा है ओरिजिनल लेंथ, राइट। नाउ यहाँ पे हम लोग निकालना है स्ट्रेन, निकल गया, लेकिन यहाँ पे बात करा ट्रू स्ट्रेन निकालने का। तो आप अगर जानते हो कि जो हम लोग ट्रू स्ट्रेन होता है, ट्रू स्ट्रेन एक सेकंड, ट्रू स्ट्रेन का अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेन, तो ट्रू स्ट्रेन जो होता है ये होता है मेरा log ln 1 प्लस नॉर्मल स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन। तो मुझे पता है कि स्ट्रेन कैसे निकालेंगे सर? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो पहले हम लोग निकालते हैं, तो स्ट्रेन पहले यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग इस पॉइंट से। भाई स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? इससे निकालते हैं स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ। आप जानते हो चेंज इन लेंथ कितना हो? 2L हुआ, तो 2L हुआ चेंज इन लेंथ, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला गया है कि स्टील बार जो था ना वो डबल हो गया लेंथ में, यानी कि जो भी लेंथ था उसका डबल हो गया, यानी कि चेंज इन लेंथ 2L हो गया और ओरिजिनल कितना था? L था। तो 2L बाई L यही तो हो रहा है ना। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं चेंज इन लेंथ, तो ये मेरा 2L हुआ चेंज इन लेंथ और माइनस आपका करेंगे ये, तो ये हो गया चेंज इन लेंथ। ठीक है, और डिवाइड बाई L आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2L में L गया तो L बाई L बचा और L से L कटेगा तो 1 आ गया। तो यहाँ पे स्ट्रेन कितना निकला? 1 निकला। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? ln 1 + 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा ln 2 और ln 2 का वैल्यू हो जाता है 0.693 के अप्रॉक्स में। तो करेक्ट आंसर मेरा C हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं? आई होप्स आप लोग क्लियर इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखो चेंज इन लेंथ बोल रहा ना, इसी पॉइंट में अगर आप कहीं पे इस क्वेश्चन में फंसे होंगे तो यहाँ पे फंसे होंगे कि सर चेंज इन लेंथ 2L - L क्यों किए। देखो मेरी बात, पहले मान लेते हैं कि इसका लेंथ तो L था और बाद में चेंज होके हो गया मेरा 2L। समझ आ रहा ना कि, और हम लोग करते क्या है, यहाँ हम लोग लिखते हैं स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ, मतलब यहाँ क्या करेंगे L2 - L1। जो L2 है हमारा जब चेंज हो गया, जो ओरिजिनल था वो L1 है, और डिवाइड बाय करेंगे जो मेरा इनिशियल था यानी कि ओरिजिनल लेंथ था। तो मेरा चेंज इन लेंथ कितना था? 2L था, 2L हो गया चेंज इन लेंथ, चेंज होकर 2L हो गया। ओरिजिनल कितना था? L था, तो L था और डिवाइड बाय ओरिजिनल L1। ठीक है, या फिर यहाँ पर कर सकते हैं 2L - L, तो 2L - L से 2L गया और यहाँ पे L बचा, तो L से कटा, यहाँ पे सॉरी 2L में L गया तो L बचेगा, 2L से L गया तो L बचेगा, तो L बचा, नीचे में L बचा, तो L = 1 आया। बस सिंपल सा लॉजिक था, यहाँ पे कुछ यहाँ पे नहीं किया गया है। चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ हॉट एक्सट्रूजन। तो आपको पता है मैंने कहा था एक्सट्रूजन जो प्रोसेस होता है, एक्सट्रूजन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग, अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं, आपको 2 फिगर आपको दिखाता हूँ। 2 यहाँ पे एक्सट्रूजन होता है, एक होता है हॉट एक्सट्रूजन, एक होता है आपका कोल्ड एक्सट्रूजन। दोनों में क्या करते हैं, एक हम लोग लेते हैं रैम लेते हैं, इसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, बीच में पहले तो हम लोग मेटल का ब्लेड डालते हैं जिसको भी मुझे एक्सट्रूज करना है, यानी कि वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
अब लोग बीच में हम लोग क्या डाल दिए, मटेरियल डाल दिए, और मटेरियल या फिर मेटल डाल दिए, और इस मेटल को डालने के बाद यहाँ पे रैम के थ्रू हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब प्रेशर अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से एक छोटा छोटा डाई लेते हैं, और यहाँ से पास जो मेरा निकलता है ना, मेरा मटेरियल जो भी वायर के फॉर्म में पतला पतला फॉर्म में निकलता है, ये मेरा एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट मेरा मिलता है। अब देखो यहाँ पे हॉट एक्सट्रूजन का बात किया गया है, कोल्ड एक्सट्रूजन का बात किया गया, दोनों में आपको एक जैसा दिख रहा होगा। यहाँ भी एक मटेरियल यूज़ किया गया होगा, रैम यूज़ किया गया, कंटेनर दोनों तरफ से मेटल ब्लेड लिखा गया, और यहाँ पे एक्सट्रूड निकल रहा है। हॉट एक्सट्रूजन या कोल्ड, दोनों में क्या करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं टू स्पेशल एलॉय स्टील, खासकर एलॉय स्टील नहीं, स्पेशली यूज किया जाता है स्टील के लिए। ये क्या किया जाता है, स्पेशल स्टील प्रोफाइल, स्टील को हम लोग पतला फॉर्म में, पतला क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज करते हैं प्रोसेस, वो मेरा कहलाता है एक्सट्रूजन। अब हॉट अगर एक्सट्रूजन का बात करेगा तो ये जो होता है, ऑब्वियसली बात है, हॉट पहले तो समझ लो आप लोग एक्सट्रूजन क्या प्रोसेस होता है, एक्सट्रूजन, ठीक है, एक सेकंड, EXTRUSION क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मेरा क्रॉस सेक्शन को, कम क्रॉस सेक्शन हम लोग बनाते हैं, और मतलब स्मॉल क्रॉस सेक्शन बनाते हैं विथ दी हाई अप्लाई टेम्परेचर, हम लोग काफ़ी हाई अप्लाई टेम्परेचर करते हैं, अबव दी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। समझ आया कि नहीं, तो भाई सिंपल सा जान लो, इसमें हम लोग रिड्यूस करते हैं क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, क्रॉस सेक्शन को हम लोग रिड्यूस करते हैं विथ कांस्टेंट लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन विथ कांस्टेंट लॉन्गिट्यूडनल एरिया। बात समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ हम लोग करते हैं, राइट, ओके। इससे हम लोग जो है एक्सट्रूजन से हम लोग होलो भी बना सकते हैं, और सॉलिड स्टील को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड स्टील का वायर भी इस तरह का पाइप वगैरह हम लोग बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग ज्योमेट्री का, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री रहे ना, फिर भी उसको हम लोग एक्सट्रूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग काफ़ी, अगर कॉम्प्लेक्स भी मेरा ज्योमेट्रिक टाइप का कोई भी मटेरियल है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूज कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं, ओके, याद रखना। और हम लोग इसको सिंगल स्टेप में करते हैं, मतलब एक ही स्टेप में जो है, एक ही पास में मेरा जो है मटेरियल निकल जाता है बाहर, सिंगल स्टेप में, डबल स्टेप में नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा भाई, हम लोग यहाँ पे रैम के हेल्प से प्रेशर अप्लाई करके मेटल को कन्वर्ट करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल निकलता है, ठीक है। हॉलो और सॉलिड तरह का मेरा स्टील जो रहता है, उसको हम लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स अगर ज्योमेट्री रहेगा ना, उसको भी हम लोग एक्सट्रूजन में यूज कर सकते हैं, और सिंगल स्टेप में मेरा ये काम चल जाता है। बात करते हैं मेरा हॉट एक्सट्रूजन का और कोल्ड एक्सट्रूजन का। अगर बात करेंगे हम लोग हॉट एक्सट्रूजन का, दोनों अधिकतर मेरा एक्सट्रूजन किया जाता है स्टील के लिए, स्टील का पाइप वगैरह बनाने के लिए यूज करता है, चाहे होलो रहे या फिर सॉलिड रहे। हॉट एक्सट्रूजन में हम लोग जो करते हैं वो करते हैं अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। जैसे आपको पता है, जब भी हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग या फिर हॉट एक्सट्रूजन, कोल्ड एक्सट्रूजन का बात आए, तो अबव करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मैंने कहा जहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर मेरा न्यू रिफॉर्म होना स्टार्ट कर देता है। और इसमें हम लोग टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, किसमें, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ हॉट एक्सट्रूजन। कोल्ड एक्सट्रूजन में हम लोग, कोल्ड एक्सट्रूजन यानी कि इसमें हम लोग टेम्परेचर का यूज नहीं करते हैं। एक्सट्रूजन में क्या करते हैं, इसमें हम लोग टेम्परेचर जो होता है वो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। और अगर बात करेंगे प्रेशर का, तो प्रेशर का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हाई प्रेशर यूज़ किया जाता है, काफ़ी हाई प्रेशर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग लो प्रेशर का यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ कोल्ड मेरा एक्सट्रूजन। अगर बात करेंगे हम लोग हॉट एक्सट्रूजन में, तो इसमें मुझे स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो काफ़ी अच्छा नहीं मिलता है, लो स्ट्रेंथ मिलता है, यानी कि जो मटेरियल बनता है उसका जो स्ट्रेंथ है वो मेरा लो रहेगा। लेकिन हाँ, डक्टिलिटी काफ़ी अच्छा मेरा डक्टाइल होता है। क्यों भाई, रीज़न, क्योंकि ये हॉट है ना, तो गर्म है, तो अगर गर्म अप्लाई करेंगे, हॉट अप्लाई करेंगे, डक्टाइल इन नेचर काफ़ी वो मेरा सॉफ्ट हो जाएगा, डक्टाइल होगा। लेकिन कोल्ड वर्किंग का जस्ट अपोजिट होता है, इसमें मुझे काफ़ी मेरा स्ट्रेंथ हाई मिलता है। अगर मेरा स्ट्रेंथ हाई मिलेगा तो डक्टिलिटी उसमें काफ़ी कम मिलता है। सरफेस फिनिश किससे अच्छा मिलता है, अगर ये बोला जाए तो कोल्ड वर्किंग से मुझे काफ़ी अच्छा इम्प्रूव सरफेस फिनिश मिलता है, ठीक है, इम्प्रूव सरफेस फिनिश। तो सरफेस फिनिश मुझे किस में अच्छा मिलता है, कोल्ड एक्सट्रूजन में मिलता है।
इसके अलावा भाई इसमें काफ़ी अच्छा मुझे क्लोज टॉलरेंस देखने को मिलता है। रीज़न क्यों है? क्योंकि स्ट्रेन हार्डनिंग के चलते। तो ये जो हार्डनेस अच्छा मिलता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है और मुझे क्लोज टॉलरेंस देखने को मिलता है। स्ट्रेन हार्डनिंग आपको पता है स्ट्रेन हार्डनिंग क्या हो जाता है? जहाँ पे हम लोग जब बहुत ज़्यादा हम लोग उसको एक्सट्रूज करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके जो ग्रेन है ना, वो ग्रेन पतला पतला ग्रेन है, ग्रेन बाउंड्री बनाता था, ग्रेन बाउंड्री के चलते वो और ज़्यादा वो हार्ड अटैच हो जाता है। जैसे मान लो ये मेरा ग्रेन था, बड़ा ग्रेन था, ये बड़ा ग्रेन था, यहाँ हम लोग प्रेशर अप्लाई किए, टेम्परेचर अप्लाई किए, प्रेशर अप्लाई किए हम लोग, ठीक है, बहुत ही हेवी प्रेशर हम लोग अप्लाई किए। जब प्रेशर अप्लाई करता है ये छोटा छोटा ग्रेन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब ये छोटा छोटा ग्रेन में कन्वर्ट हुआ प्रेशर के चलते, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्रेन बाउंड्री जनरेट हो जाता है, और ये चारों तरफ से ग्रेन बाउंड्री जो जनरेट होगा ना, इसको और अच्छी तरह से पकड़ लेता है। तो पकड़ने के चलते जो मटेरियल रहता है वो मेरा और हार्ड बन जाता है। तो कोल्ड फॉर्जिंग से जो मुझे मटेरियल मिलता है उसका सरफेस फिनिश अच्छा था, साथ ही साथ उसमें मुझे काफ़ी अच्छा क्लोज टॉलरेंस देखने को मिलता है, राइट। प्रोडक्शन रेट अगर किस में हाई मिलता है, तो प्रोडक्शन रेट अगर बात करेंगे तो मुझे मिलता है कोल्ड फॉर्जिंग से। तो ये कुछ हो गया, दोनों के बीच के डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। और ये चीज़ तो ध्यान ही रखना कि इसमें हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम लोग भी इसमें भी हम लोग कंप्रेसिव फोर्स का ही अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई हॉट एक्सट्रूजन इज यूज टू प्रोड्यूस, तो बेसिकली हम लोग यूज किया जाता है स्टील पाइप और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ आया? चलो ध्यान रखना, याद रखना, ये जो आपका एक्सट्रूजन प्रोसेस होता है ये काफ़ी लो कॉस्ट होता है, ईजी टू मेंटेनेंस होता है, और इसमें ये हॉट एक्सट्रूजन के अलावे आपका फ्रिक्शन एक्सट्रूजन होता है, माइक्रो एक्सट्रूजन होता है, कोल्ड एक्सट्रूजन होता है। तो ये सभी और भी एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। कैलकुलेट द बाइट एंगल व्हेन रोलिंग प्लेट 12 mm थिक यूजिंग वर्क रोल 600 mm डायमीटर एंड रिड्यूसिंग द थिकनेस बाय 3 mm। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि थिकनेस को हम लोग घटा रिड्यूस कर रहे हैं 3 mm तक, और इसमें जो हम लोग लिए हैं वर्क पीस को वो मेरा 12 mm थिकनेस का है, और इसका डायमीटर जो है वो मेरा 600 mm का दिया गया है। देखो इसमें बाइट एंगल बताया गया है। बाइट एंगल क्या होता है समझो पहले। बाइट एंगल का फॉर्मूला एक होता है बाइट एंगल, जिसको हम लोग थीटा से दिखाते हैं, इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 10 इनवर्स मेरा हो जाता है ब्रैकेट में रूट अंडर आ जाता है आर इंटू चेंज इन उसके थिकनेस, और डिवाइड हो जाता है रेडियस ऑफ वर्क पीस माइनस हो जाता है चेंज इन थिकनेस डिवाइड बाई 2। ये होता है मेरा फॉर्मूला। इस चीज़ को आपको या तो रटना पड़ेगा, रटना ही लेना बेटर रहेगा, डेरिवेशन जानने से कोई फायदा नहीं है, आप रट लो, ठीक है। 2-3 बार क्वेश्चन लगाओगे तो यू विल गेट हाउ टू सॉल्व दिस और हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सो नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू एंड गेट द आंसर। सिंपल सा लॉजिक है भाई, आंसर को चाहे मतलब आंसर प्राप्त करने के लिए, आंसर गेटिंग जानने के लिए आपको वैल्यू को बस पुट करना है। आपको पता है आर क्या है, ये मेरा आपका रेडियस दिया गया सॉरी रेडियस दिया गया। अब ये देखो डायमीटर दिया गया 600 ना, तो अगर रेडियस में डायमीटर मेरा 600 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 मेरा मिल गया, क्या रेडियस मिलेगा। अगर बात करेंगे चेंज इन थिकनेस का, क्या बात करेंगे हमें चेंज इन थिकनेस का, चेंज इन थिकनेस यहाँ पे देखो रिड्यूस हो रहा है यानी घट रहा है, यानी चेंज होकर कितना बन गया मेरा 3 mm। तो 3 यहाँ पे mm जो है वो मेरा चेंज इन थिकनेस आ गया। चलो भाई ये भी मिल गया, आर भी मिल गया, और तो कुछ चाहिए नहीं, बस सिंपल सा अब हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या आएगा 10 इनवर्स इक्वल टू रूट अंडर पुट करेंगे आर का वैल्यू कितना दिया 300 दिया, तो 300 इंटू कर देंगे 3 का, और डिवाइड हम लोग कर देंगे क्या आर है, आर मेरा 300 है, माइनस कर देंगे 3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी हो जाएगा 1.5। तो बस इसको आपको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद लगभग आपको मिलेगा 5.73 क्या मिल जाएगा 73 डिग्री में डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 इनवर्स जो भी निकलेगा ना, मान लो यहाँ पे 10 इनवर्स, अब इसको कैलकुलेट करना, जो भी यहाँ पे मिलेगा थीटा का वैल्यू, मान लो यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, उस वैल्यू को एक्स मान लो वैल्यू मिला, इसको 10 इनवर्स वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5.73 डिग्री, राइट। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ये है। चलिए आज का क्लास हम लोग का खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पे क्यूज वगैरह मिलता है, बहुत सारा लेक्चर का वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब आपको नहीं भेजता है तो राइट। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए, और कोई भी अगर आप गेट का प्रिपरेशन करो या फिर कोई भी एसएससी जेई का या फिर एई का प्रिपरेशन करो, अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले। कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट मानना है कि सर आप फटाफट बनाइए, इतना ज़्यादा लेंदी क्यों आप बताते हो, क्वेश्चन को क्यों डील करते हो। देखो मुझे पता है, मैं बहुत सारे एग्जाम को निकाल चुका हूँ, पहली बात। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि निकाल चुका, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करता हूँ। अगर आपको जॉब निकालना है ना, देखो अगर आपको
सच में मेहनत करना। अभी के टाइम पे कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो आप ये बात चीज़ को समझो। अगर आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ोगे ना समझ के, तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। देखो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यही आपका सही है, ट्रूथ है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो ना, फिर आपको कोई टफ नहीं है, आपके लिए कोई टफ नहीं है। लेकिन आप सब जो, अगर आप ये चाहते हो ना कि इस तरह से गेट का यूपीएससी का क्वेश्चन को मैं रट लूँगा और मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो ये आपका गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता है। हाँ मानते हैं कि अगर आप पूरा का पूरा रट जाओगे ना, फिर भी अगर आउट ऑफ 100 में पूरा का पूरा गेट रट जाओ, ईएससी रट जाओ, और किसी का भी रट जाओ, प्रीवियस का पेपर, कोई बुक का रट जाओ, 3-4 जो आता है बुक आता है, आरके जन, आरएस कुर्मी, सब का रट जाओ, तो आप 40-60 तक जा सकते हो मैक्सिमम। लेकिन क्या इससे मेरा मेरिट लिस्ट निकलता है? बिल्कुल नहीं, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। गेट में भी अगर बात करो, गेट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता रटा। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा समझना पड़ेगा। और तरीका क्या समझने का? जितना ईजी तरीका हो सके आपको कीवर्ड पकड़ना जो एग्जाम में पूछा जाता, उस पर्पज से आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझते नहीं हो ना, फील नहीं करते हो, वहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं। हाँ, जहाँ जरूरत है रटने का उस चीज़ को रटो, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हो गया, कुछ फॉर्मूलाज हो गया, उस सभी चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में यूज होने वाला फॉर्मूला को आप रटो, ये आपको कुछ कुछ चीज़ें रटना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लिमिट तक ही आप रट सकते हो आपके दिमाग में, और ये सब एग्जाम जो है रटने नहीं निकाल सकते हो। तो ट्राई करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिएगा, जितना ज़्यादा आप समझिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होते जाएगा एग्जाम, कोई भी एग्जाम। राइट, समझ आएगा, आई होप सो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।